सेल दूसरी, हाँ, जेनेटिक्स तीसरी, बायोटेक और चौथी रिप्रोडक्शन। 5 यूनिट है। प्लांट फिजियो तो सामने ही तो लिखा है बे। अच्छा, तो प्लांट फिजियो छोटी सी यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ पे आ रहा है ना, इसलिए हम लोग ह्यूमन फिजियो से पहले इसको कर रहे हैं। आवाज सही करो यार, गूंज रही थोड़ी सी। तो देखो, प्लांट फिजियो में 3 चैप्टर हमारे पास है, और 3 चैप्टर से करीब 10 सवाल। ह्यूमन फिजियो में 6 चैप्टर हैं, और 6 चैप्टर से करीब 12 सवाल। याद है क्या तुम लोग को? तो इसलिए हम लोग पहले इसको कवर करें, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। जैसे ह्यूमन फिजियो में आप ज्यादातर चीज याद कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ हमें समझना भी पड़ता है। पढ़ के आओ कि नहीं आए हो? अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ये क्या बता रहे हो? अबे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज किया गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और इसकी प्रॉपर्टी होती है CO2 को एब्जॉर्ब करने की। प्रिस्ली ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? मिंट प्लांट के ऊपर। इंगलमैन, क्लेडोफोरा, वॉन नेल, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया? एंगलमैन के द्वारा ही दिया गया। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, जूलियस वॉन सैक, और उसे स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। जूलियस वॉन सैक नहीं बताया था, है ना? लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम इज द ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लैमेले, एंड डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन को और क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल फेज, एंड डार्क रिएक्शन इज द बायोसिंथेटिक फेज, या कार्बन रिएक्शंस भी कहते हैं उन्हें, है ना? अच्छा, क्रोमेटोग्राम में जो क्लोरोफिल ए का कलर कैसा है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन। कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज, और जेंथोफिल येलो कलर का। और इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करने पर ब्राइट ऑरेंज कलर। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कलरलेस या व्हाइट होंगी, और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी ब्लू कलर के आ जाएंगे, है ना? और म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफी फिल्म पे अपीयर नहीं हो। ये सब याद ही होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेगा। किससे? प्रोब के साथ। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। लाइट रिएक्शन में कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तीसरा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और चौथा ATP एंड NADPH फॉर्मेशन। तो ATP फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोराइलेशन। कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। पहला फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा ऑक्सीडेटिव, और तीसरा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। ऑक्सीडेटिव के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी चाहिए। और सबस्ट्रेट लेवल मतलब बिना ETS के गए हुए हम फॉर्मेशन कर रहे हैं ATP का। तो फोटो फास्फोराइलेशन कितनी तरह का? 2 तरह का। पहला नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक। नॉन साइक्लिक इज कॉल्ड जेड स्कीम। और नॉन साइक्लिक में जो पहला मूवमेंट होगा सर, अपहिल देन डाउनहिल, देन अपहिल देन डाउनहिल। तो पहले डाउनहिल में क्या बना? ATP, और दूसरे डाउनहिल में NADPH। पहले डाउनहिल को क्या कहते हैं? ETS। पहला डाउनहिल तो ETS है, और ETS में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? PS2 से PS1 को जा रहे हैं। कहां से? PS2 से ETS दोनों को कनेक्ट ही तो कर रहा है। और PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 तक जब जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन PS2 से किसको? PS2 से इलेक्ट्रॉन पहले प्लास्टो क्विनोन। प्लास्टोक्यूनोन से नहीं, साइटोक्रोम B6F, फिर
प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से PS1। ये याद करना है आपको, ठीक। अभी बता भी देंगे कैसे याद करोगे इसको। अब जो एटीपी सिंथेसिस का एटीपी सिंथेसिस की जो मैकेनिज्म किसने एक्सप्लेन की? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिशेल के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर जो केमी ऑस्मोसिस के लिए कितनी चीज चाहिए? 4। एक चाहिए हमें मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक प्रोटॉन पंप, और एक एटीपी सिंथेज एंजाइम। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 यूज हो रहा है कि PS2? PS1। एटीपी बन रहा है कि NADPH? केवल एटीपी का फॉर्मेशन। और नॉन साइक्लिक या जेड स्कीम में PS1 या PS2? दोनों। एटीपी के NADPH दोनों। तो 1 में केवल एक चीज बन रही है, एक का इन्वॉल्वमेंट है, और 2 में दो चीजें बन रही हैं और दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। पॉसिबल साइट ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? स्ट्रोमा लैमेली, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम, जबकि जो ग्रेना लैमेली है उसके ऊपर दोनों चीजें पाई जाती हैं। और क्या ग्रेना लैमेली पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है? यस, अगर लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो। PS2 के लिए रिएक्शन सेंटर P680, P680, और PS1 के लिए P700 हो जाएगा। अब डार्क रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास C3 और C4 साइकिल है। और C3 और C4 मैंने कहा था कि 8 सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? तो चलो बताना। C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP कितने कार्बन? 5। पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA कितने कार्बन? 3। 4 सवाल ये हो गए। फिर C4 में सेम यही 4 सवाल। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पेप कितनी कार्बन? 3। पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितनी कार्बन? 4। केल्विन साइकिल में कितने स्टेप हैं? 3। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कितने एटीपी खर्च होंगे? कोई एटीपी खर्च नहीं होता है। रिडक्शन में कितने एटीपी? 2। और NADPH 2। 2 एटीपी 2 NADPH। दूसरे स्टेप में एटीपी किस लिए? एटीपी किस काम के लिए? फास्फोराइलेशन के लिए। और NADPH रिडक्शन के लिए। बहुत अच्छा सवाल ये भी है ना। और रीजनरेशन में कितने एटीपी? 1। और NADPH कोई नहीं खर्च होता, यानी एक CO2 को फिक्स करने में एटीपी 3 और NADPH 2। और इसका मतलब कि एक ग्लूकोज को बनाने में साइकिल कितनी बार? 6 बार चलेगी। तो CO2 6 NADPH और ATP, और एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी, जबकि केल्विन साइकिल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 बार चलती है यहां पर। फिर आते हैं C4 साइकिल। तो C4 साइकिल जो होती है वो C4 प्लांट में चलती है, और C3 साइकिल सारे प्लांट में। तो जैसे मेज, सुगरकेन, सोरगम ये C4 प्लांट है, तो इनमें C3 साइकिल चलेगी, C4 दोनों साइकिल चल रही। और मेन पाथवे C3 साइकिल इज द मेन पाथवे, क्योंकि जो शुगर का फॉर्मेशन होना हो किससे होना है? C3 से। तो C4 को आप ऐसे याद करते हैं, 2 सेल पहले देखते हैं। ऊपर कौन सी सेल है? मेसोफिल, और नीचे बंडल सी सेल है। तो मेसोफिल सेल में प्राइमरी एक्सेप्टर है कौन? पेप, फास्फेनॉल पायरुवेट। और वो एक्सेप्ट करता है किसको? CO2 को इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितनी कार्बन? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड। कहाँ? मेसोफिल में ही। और फिर मैलिक एस्पार्टिक एसिड का ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा। कहाँ पहुंचेगा? बंडल शीथ में। बंडल शीथ में क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेट CO2 निकलेगा, और एक C3 एसिड। C3 एसिड वापस जाएगा कहाँ? मेसोफिल में। फिर वही ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर रीजनरेशन। अरे तो फिर से रीजनरेट हो जाएगा ना। दिस इज C4 साइकिल। कोई शुगर बनी क्या? नहीं। शुगर किससे बनेगी? C3। जो CO2 रिलीज हुआ कहाँ? बंडल शीथ में, दैट एंटर इन द केल्विन साइकिल। तो केल्विन CO2 मेसोफिल में कि बंडल शीथ में? दोनों में। लेकिन जो मेसोफिल सेल ऊपर है वहां CO2 रुबिस्को से रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि रुबिस्को है ही नहीं।
इसलिए बंडल सी सेल में केल्विन साइकिल चल सकती है, लेकिन मीजोफिल में नहीं चल सकती। तो पूछेगा मीजोफिल में केल्विन पाथवे क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वहां पर रुबिस्को नहीं है, पेप्केज है। और बंडल सीथ में रुबिस्को है, लेकिन वहां पेप्केज नहीं है। फिर हम लोग पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। और फोटो रेस्पिरेशन इसलिए होता है क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है उसके पास दो बाइंडिंग साइट हैं, ऑक्सीजन के लिए और CO2 के लिए। किसके लिए एफिनिटी ज्यादा है? CO2 के लिए। CO2 के लिए एफिनिटी ज्यादा है। तो अगर 1:1 का रेशियो है तो किसके साथ बाइंड करेगा? CO2 के साथ बाइंडिंग करेगा। लेकिन C3 प्लांट में कुछ रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, और अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट। और इस वजह से फास्फोग्लाइकोलेट जो बनेगा, उसके बनने के बाद ना तो कोई शुगर बनेगी और ना ही कोई ATP, बल्कि एनर्जी का यूज करके CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा। और इस फोटो रेस्पिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है अभी तक पता नहीं है, नई एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है। और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में जो रुबिस्को जहां पर है वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और बंडल सी सेल की जो वॉल है दैट इज इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, तो वहां बाहर से कोई ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती। और लगातार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा, CO2 लगातार रिलीज हो रहा है रुबिस्को की साइड पर, जिससे वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब फोटोसिंथेसिस को रेट को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं? चार नहीं, दो है बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितने हैं? चार। पहला लाइट, दूसरा CO2, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा वाटर। सीक्वेंस याद करने के अपने बहुत फायदे हैं। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2। लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द प्लांट ग्रोइंग इन द शेड एंड डेंस फॉरेस्ट। और फुल सनलाइट के कितने परसेंट पे सैचुरेशन आ जाता है? 10%। मतलब जितना उसको लाइट मिल रही है उसके 10% पे उसको सैचुरेशन मिल जाएगा, इसलिए जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लो लाइट इंटेंसिटी पे अगर हम लोग बात करते हैं तो लीनियर रिलेशनशिप आता है, और एक पॉइंट के बाद में वो सैचुरेट हो जाता है। और फिर अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो रेट में फर्दर चेंज नहीं होता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है ना। कब दिया गया? 1905 में। अब हम लोग बात करते हैं CO2 का, जो कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। तो CO2 का जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन वो कितना है? 0.03 से 0.04%। माइक्रोलीटर में बताए थे कितना? 300 से 400, ये इस समय कंसंट्रेशन है। और C3 और C4 प्लांट में कौन से प्लांट सैचुरेट हो चुके हैं? C4 प्लांट सैचुरेट हो चुके हैं, क्योंकि उनको कितना CO2 चाहिए? 360, और है कितना? 300 से 400 है, तो सैचुरेट हो चुके हैं। और C3 के लिए सैचुरेशन 450, और इतना तो अभी नहीं है। और ये हम प्रूव भी करते कहां से? ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस क्रॉप कौन से हैं? टोमेटो एंड बेल पेपर। उनको जब CO2 रिच एनवायरनमेंट में ग्रो कराते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। यानी आने वाले समय में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो C3 प्लांट उनकी पैदावार बढ़ जाएगी। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में 4 पॉइंट आपने याद किए होंगे कि एक टेम्परेट ट्रॉपिकल, दूसरा C3 C4। तो C3 और C4 में किसका टेम्परेचर ऑप्टिमम हायर है? C4 का। और टेम्परेट ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल का। और जो C4 प्लांट है वो कहाँ अडॉप्टेड है? ट्रॉपिकल रीजन में। फिर वाटर की बात की गई और कहा गया वाटर भले ही सबस्ट्रेट फोटोसिंथेसिस में है, लेकिन उसका सीधा कोई प्रभाव नहीं है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर पानी की कमी हुई तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद होंगे तो CO2 की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी कम हुई तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग, सीडलिंग मतलब ले अंकुर, सीडलिंग मतलब अंकुर, अंकुर देखा सबने, ऑफ टोमेटो वर केप्ट इन अ डार्क रूम। After a few days, they were found to have become white color like albinos. Which of the following term will you use to describe them?
कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे कह रहे हैं कि टमाटर के कुछ सीडलिंग अंकुर हैं और उनको अंधेरे में कुछ समय के लिए रख दिया गया तो सफेद हो गए अंकुर। कैसे हो गए? सफेद। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इटियोलेशन। बोलो। तो ये है नहीं एनसीईआरटी में, पूछा गया नीट में ये। तो इटियोलेशन, ये इटियोलेटेड हो गया। द फिनोमिना इज कॉल्ड इटियोलेशन। और यही जब ह्यूमन में होता है तो इसे कहते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक बीमारी है ना। Chemiosmotic hypothesis to understand actual mechanism of ATP synthesis in mitochondria was proposed by पीटर मिशेल। ये याद करना है आपको। केमियास्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस में भी काम करती है और रेस्पिरेशन में भी। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट। अब लाइट इंडिपेंडेंट मतलब किसकी बात कर रहा है? डार्क रिएक्शन की। और डार्क रिएक्शन कहां चलते हैं? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स। In photosynthesis, P680 refers to this is हाँ अब बताओ। थर्ड होगा ना, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 और PS1 के लिए P700 हो जाएगा। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन ल्यूमेन। और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन का मूवमेंट किधर से किधर? ल्यूमेन से स्ट्रोमा। ल्यूमेन से स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। तो यहां पर क्या करेंगे? ल्यूमेन। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया का होता तो अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। इतने से सवाल हो गया, समझ गए ना। कह रहे कि एक बगीचे में पेड़ लगा है जिसमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं होता है। हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। अब ये है नहीं लेकिन जान लो जानकारी के लिए। C4 प्लांट C3 प्लांट की तुलना में आधा पानी खर्च करते हैं सेम शुगर बनाने के लिए। जैसे हमने मक्के से कहा कि 1 किलो शुगर बनानी है और गेहूं से कहा 1 किलो शुगर बनानी। तो अगर गेहूं का पेड़ 100 लीटर पानी खर्च करेगा तो मक्के का पेड़ 50 लीटर। तो यानी वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी ज्यादा है। So high rate of photosynthesis at high temperature, वही high temperature optima, and has improved efficiency of nitrogen utilization. In which of the following physiological group would you assign this plant? This is C4. With reference to factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? चलिए देखते हैं, बताइएगा। Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation. सही बात है क्या? और इससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो हाँ, तो डैमेज करेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद इनहांस्ड फोटोसिंथेसिस। गलत बात हो गई ना। देखो वही वाला पॉइंट है, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा किसके लिए? C4 के लिए। तो ये हो गया गलत। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप। टोमेटो एंड बेल पेपर। और पेरिस्पर्म कहा था? ब्लैक पेपर एंड बीट। और एपोमिक्सिस एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। और पॉलीएम्ब्रियोनी मैंगो एंड सिट्रस। और पार्थिनोकार्पी बनाना और फॉल्स फ्रूट। एप्पल स्ट्रॉबेरी एंड कैशियो। और पैरासिटिक प्लांट कस्कुटा। दो और है, ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा। कल वो दोनों दिए भी थे। तो 3 पैरासिटिक प्लांट सिलेबस में है। एंड पैरासिटिक प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। और कौन पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है? इंसेक्टिओरस प्लांट, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, जैसे ब्लैडरवर्ट। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। यस, अगर हम C4 प्लांट को CO2 रिच एनवायरनमेंट में ग्रो कराएं तो यील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? वो तो पहले से ही सैचुरेटेड हो चुके हैं। लाइट सैचुरेशन ऑफ CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। बिल्कुल सही बात है। मतलब आज के समय में किसी पेड़ को जितनी लाइट मिल रही है अगर उसका 10वां हिस्सा दिया जाए तब भी वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा। इसलिए जनरली लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है।
Phosphenol pyruvate PEP is the primary CO2 acceptor in, ऐसे बताओ, C4 plant. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? पहले प्रोडक्ट बताओ कौन से हैं? ATP, NADPH, ऑक्सीजन, तीन हमें पता है. तो ATP है, NADPH है, ऑक्सीजन है. क्या नहीं है? NADH. ये NADH कहाँ बनता है? रेस्पिरेशन में. ये तो रेस्पिरेशन में बनता है. वन साइंटिस्ट कल्चर क्लेडोफोरा. कौन से साइंटिस्ट? हेंजलमैन एक्सपेरिमेंट है ना. इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया. एजोटोबैक्टर कहीं पढ़ा है क्या? क्या करता है बताओ? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन. एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम. और सिम्बायोटिक में राइजोबियम. And illuminated in the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light में, और इन्हीं रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा है. इन लाइट रिएक्शन वही वाला सवाल. प्लास्टोक्यूनोन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 से साइटोक्रोम B6F. तो याद कर लेना जाके, कठिन सवाल है थोड़ा सा, याद होगा तभी एग्जाम में हो पाएगा. PS2 से प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6F, यहां से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से PS1, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ETS. और जब जेड स्कीम एनसीईआरटी ने दिखाई तो वहां सीधे कनेक्ट कर दिया है, लेकिन जब आप केमिया ऑस्मोसिस पढ़ते तो वहां ये बना के दिखाया डायग्राम में. अभी डायग्राम देखिएगा उसमें नजर आएगा आपको. तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए. जब रेस्पिरेशन में आप ETS की बात करते हैं तो वहां पर साइटोक्रोम B, C1, C, A3 आते हैं, और यहां पर साइटोक्रोम B6F आता है. तो क्या करोगे? कौन सा पहला हो जाएगा? ये किसकी बात की है? प्लास्टोक्यूनोन की बात की. तो प्लास्टोक्यूनोन कहां से कहां ले जा रहा है? PS2 से साइटोक्रोम B6F तक. और अगर PC पूछा जाए तो फिर साइटोक्रोम B6F से PS1 तक ले जाएगा. ये देखो अगला ऑप्शन ये दिया होगा. अगर सवाल PC का होता प्लास्टोसाइनिन का, तो फिर सेकंड ऑप्शन आपका हो जाता. The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration lead to the formation of. ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी मतलब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ये, और ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? दो. एक मॉलिक्यूल PGA का और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट का. मतलब एक 3 कार्बन का और एक 2 कार्बन का, क्योंकि कार्बन है ही कितनी? 5. RUBP के पास है ना. तो क्या करोगे? इतना टाइम लोगे भाई तुम लोग? अबे ये दो तो हो नहीं सकते हैं. तो क्या करोगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. किसकी बात कर रहा है? PGA की. वैसे पूरा प्रोसेस अगर लिखता तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड. और अगर ये सवाल हो यहां ऑक्सीजनेशन की जगह कार्बोक्सिलेशन लिखते हैं या कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. तो वैसे तो ये जो ऑप्शन वो अधूरा लग रहा है, लेकिन सही है. मतलब इसमें कोई गलती नहीं है. ये उसी तरह का सवाल है कि मैंने दाल चावल खाया, फिर मैंने पूछा क्या मैंने दाल खाई? तो खाई है, ठीक है. तो दो चीजें बनती क्या? एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का बनता है, हाँ ठीक बनता है, और एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का. तो उस समय तो ये लग रहा था कि अधूरा, लेकिन ठीक है, कंप्लीट सवाल है. During non-cyclic photophosphorylation, when electron are lost from reaction center PS2, what is the source which replace these electron? Water. वाटर स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. जब वाटर को हम स्प्लिट करते हैं तो कितने प्रोटॉन? 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहां गई? एटमॉस्फेयर. बेटा इलेक्ट्रॉन कहां गए? PS2. और प्रोटॉन ल्यूमेन में. ये रिएक्शन कहां चल रही है? ल्यूमेन में तो चल रही. This reaction is associated with the water splitting complex. Water splitting complex associated with the PS2. PS2 is located towards the inner side of the membrane of thylakoid. तो ये ल्यूमेन में रिलीज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? वाटर. Which of the following statement is incorrect? Rubisco action require ATP and NADPH.
पता नहीं हमें, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो जब ऐसा कुछ पता ना हो तो अगले ऑप्शन पे जाना एग्जाम में। रुबिस्को इज अ बाई फंक्शनल एंजाइम। सही बात है ना? क्यों? ऑक्सीजन और CO2 दोनों से बाइंड कर सकता, तो बाई फंक्शनल है। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटीज मीजोफिल। कहां पर? बंडल सीट से। तो गलत हो गया। अब ये गलत है, और क्या पूछा आपसे? गलत। तो इसका पहला वाला सही होगा। जबकि हमें पता है कि रुबिस्को एंजाइम केल्विन साइकिल में पहले स्टेप पे काम करता है, और पहले स्टेप पे कोई भी एटीपी या एडीपीएच का खर्च नहीं होता है। लेकिन अब दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ही पढ़ लेते हैं। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटीज ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। कौन? ReOBP। ये भी सही हो गया, तो यानी ये तो सही ही होगा। Which of the following statement is incorrect? Both ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic. सही बात है ना? Stroma lamella have PS1 only and lack NADP reductase enzyme. सही बात है क्या? और क्या लैक करता है? PS2. Grana lamella have both PS1 and PS2. हाँ, सही बात है। ग्रेना लैमिली तो दोनों होता है। लैमिली मतलब मेम्ब्रेन, तो ग्रेना की मेम्ब्रेन पे दोनों है। अरे ये ऐसे बात कर रहा है ना, इस पे कह रहा है कि इस पे केवल PS1 है, PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है। इस मेम्ब्रेन, इसको हम कह रहे हैं ग्रेना लैमिली। इस मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर PS2 और बाहर PS1 दोनों पाए जाएंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 PS2। गलत बात, केवल PS1 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम इज। सॉर्गम मतलब C4, और C4 में पहला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और यहां सॉर्गम की जगह पर वीट कर दे गेहूं, तो C3 हो जाएगा। C3 होगा तो PCA फास्फोग्लिसरिक एसिड। Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves, चलो बताना। Movement of proton across the membrane to the stroma। किधर से किधर? ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ। रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये भी सही बात है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई मतलब नहीं है ना, ये गलत हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट? इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इसे क्रेंस एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। और कह रहे जो बंडल शीथ सेल हैं बहुत बड़ी हैं, और उनमें फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल। तो लार्ज बंडल शीथ सेल के अंदर क्या है? नहीं, रुबिस्को एंजाइम तो है। बड़ी बंडल शीथ है मतलब, हाँ, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे। अरे बंडल शीथ जो सेल है बेटा, बंडल शीथ सेल मेसोफिल, इन्हीं के अंदर तो फोटोसिंथेसिस चल रही है। तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे, और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी उल्टा कर लो। बंडल शीथ सेल कहां पाई जाती हैं? C4 में। C4 में फोटोसिंथेसिस का रेट, ज्यादा, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा, तभी तो रेट ज्यादा होगा। तो क्या करोगे? क्यों बड़ा साइज है? हाँ, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल से ही तो ग्लूकोज बनता है, क्योंकि C4 साइकिल का जो पर्पज है वो तो बंडल शीथ तक CO2 तक पहुंचाना है। कुछ जान पाए हो कि नहीं जान पाए हो? C4 क्यों चल रही है? C4 से कोई ग्लूकोज बन रहा है क्या? नहीं ना, वो केवल CO2 को पहुंचाने के लिए, क्योंकि बंडल शीथ सेल आर इम्परवियस टू द गैसेस एक्सचेंज। स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फेनॉल पायरुवेट। सही बात है। एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल। सही है। द मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लाइक रुबिस्को एंजाइम। ये भी सही बात है। तो रुबिस्को कहां मिलेगा? बंडल शीथ सेल में। और मेसोफिल में क्या मिलेगा? पेप्केज। पेप्केज कहां नहीं मिलेगा? बंडल शीथ में। तो दोनों बातें सही है क्या? तो बोथ आर करेक्ट। चलो पढ़ो इसको।
आंसर बताओ। हाँ, कुछ तो बोलो बेटा। हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, तो यहाँ हमें 6 ग्लूकोज खर्च करने होंगे। हाँ यस सर, देखो इसमें भी कुछ करें। हाँ हाँ सर, सही बात है। हाँ, क्या सही है? इसका आंसर कुछ बताओ मुझे। इसमें 4 CO2 खर्च होंगे, तो कुछ बताओ बेटा मुझे। 10 गधे लगेंगे इसमें। क्या खर्च होगा बताओ, कुछ तो बोलो भाई। आंसर तो दो ही, एटीपी और NADPH। तो एटीपी की NADPH दोनों। कितने एटीपी? दो। और NADPH दो। दो एटीपी और दो NADPH। समझे? नहीं समझ पाए? दो एटीपी और दो NADPH। ठीक है, अब कई लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रिडक्शन लिखा हुआ है, रिडक्शन। तो व्हेन वन CO2 molecule is fixed as one molecule of triphosphate, which are the following photochemically made? photochemically मतलब लाइट रिएक्शन में जो बने हैं। हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट आर यूज्ड इन द रिडक्शन फेज। तो रिडक्शन फेज कह रहा ना बेटा, तो फेज मतलब दूसरी फेज की बात कर रहा है वो। और दूसरी फेज में दोनों चीजें दो दो खर्च होते हैं। अगर ये कहता कि यूज्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन फेज, तो दो NADPH करते। लेकिन वो प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, वो फेज की बात कर रहा है। रिडक्शन फेज में आप बताओ, क्योंकि यहां पर इस फेज में दो एटीपी और दो NADPH खर्च हो रहे। NADPH किस लिए? रिडक्शन प्रोसेस के लिए, और एटीपी फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो बढ़िया सवाल है। और कोई ऑप्शन नहीं वैसे बनाया है। मुझे बनाना तो मैं एक ऑप्शन देता, 2 NADPH, और एक ये भी देता। तो कहां जाते तुम लोग? चलो, करेक्ट स्टेटमेंट केमियास्मोसिस के लिए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सही बात है क्या? किसकी मेम्ब्रेन की बात कर रहा है? थाइलाकॉइड, क्योंकि केमियोस्मोसिस में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ही है। प्रोटॉन एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। गलत बात है ना? किसको ट्रांसफर करता है? हाइड्रोजन कैरियर। वो बना के दिखाया था ना। और हाइड्रोजन कैरियर को जब, हाइड्रोजन कैरियर किधर है? आउटर की साइड, इनर साइड? आउटर साइड। और जब वो इलेक्ट्रॉन लेके चलता है तो उसको एक प्रोटॉन भी चाहिए होता है। और वो प्रोटॉन कहां से निकाल लेता है? स्ट्रोमा से। और अंदर जब पहुंचता है तो अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहता है मुझे केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन फिर तोड़ दिया जाता है। और प्रोटॉन कहां पहुंच गया? ल्यूमेन में। और ये भी ग्रेडियंट का एक कारण है। NADP reductase enzyme is located on the stroma side of membrane। सही बात है क्या? और ये भी ग्रेडियंट का एक कारण है। NADP reductase enzyme को, NADP को NADPH में बदलने के लिए प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन कहां से लेगा? स्ट्रोमा से। और इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन वही वाला जो क्लोरोफिल A से चला है, PS2 से, PS2 से, वही वाला। प्रोटॉन इंक्रीज इन नंबर इन स्ट्रोमा। बोला करो यार, कहां इंक्रीज करेगा? ल्यूमेन में। स्ट्रोमा में डिक्रीज करेगा। और इसके कितने कारण होते हैं? 3 कारण होते हैं। तो के में करेक्ट पूछा तो क्या हो जाएगा? ABD। ABD कहां दिया हुआ है? सेकंड ऑप्शन। चलो पढ़ो। हाँ बताओ कितना? 18, 12। 18 ATP और, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो 6 साइकिल चलेंगे इसमें। तो कितने CO2? ATP और NADPH। NADPH लिखते हैं या फिर NADPH2H2 भी लिख देते हैं। ये एक्चुअली होता ये है NADPH प्लस H प्लस, और इसी को कभी कभी लिख दिया जाता है NADPH2। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में जाके। द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट P 680, 680 नैनोमीटर। और 680 ज्यादा दे दिया तो
केवल PS1 एक्टिवेट होगा और केवल साइक्लिक चलेगा, केवल साइक्लिक चलेगा। साइक्लिक चलता है, कैसे पता चलता है? केल्विन साइकिल में एटीपी का खर्चा ज्यादा है और एनएडीपीएच का कम है, इससे पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस? बताओ कितनी चीज चाहिए? 4। एक मेम्ब्रेन, एक ग्रेडियंट, एक पंप और एक एटीपी सिंथेज एंजाइम। एटीपी सिंथेज की कितने पार्ट हैं? 2। पहला CF0, दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन बनाता है? CF0। और प्रोट्रूड कौन रहता है? CF1। तो कौन सा ऑप्शन करेंगे? चौथा वही 4 चीज लिखी हुई है। चलो, ये तो याद ही हो गया होगा अब तो, और मैचिंग में दिया तो आसान कर दिया उसने। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, सुनते नहीं हो? हाँ, और जेंथोफिल, येलो कलर का। मैच कर ही लोगे, 2 बार आया, मिनट 25 में भी आया था। रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। और सबसे अबंडेंट प्रोटीन? अबे यही है, रूबिस्को ही है, समझते नहीं हो? ये एंजाइम प्रोटीन ही है क्या? और एनिमल में सबसे अबंडेंट कोलेजन। प्रोटीन लिविंग का कितना परसेंट? 10 से 15। न्यूक्लिक एसिड, वाटर 70 से, आयन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और सबसे ज्यादा प्रोटीन रूबिस्को, होल बायोस्फीयर में ना। और एनिमल में अगर पूछेगा तो फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। सही बात है क्या? तो दोनों बातें सही होगी। इनकरेक्ट पूछा है। बोथ ATP and NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक। स्ट्रोमा लैमेली लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज। सही बात है ना? ग्रेना लैमेली है बोथ PS1 एंड PS2। साइक्लिक इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2। गलत बात। वही गिने चुने सवाल हैं, आप देख रहे हो ना। Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट किसके लिए चाहिए? लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल चाहिए। डार्क रिएक्शन क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या जरूरत है? क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट। पिगमेंट क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर, तो लाइट, डार्क रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब हो क्या? CO2 चाहिए। क्यों? अरे इसी तो फिक्स करेंगे। ATP चाहिए, NADP चाहिए, तो क्या क्या चाहिए? CDE। तो कौन सा ऑप्शन? पहला। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2? अब एवरी मॉलिक्यूल कह दिया तो कितने ATP? 3 NADPH, 2 CO2, 1। कौन सा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा? इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रूबिस्को, hence CO2 fixation decrease. In C4 plant, mesophil cells show very little for respiration. गलत है, क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन, हाँ ये देखो, अबे मेसोफिल सेल में रूबिस्को ही नहीं है ना, तो कैसे फोटो रेस्पिरेशन करेगा? रूबिस्को कहाँ है? और बंडल सीट में कौन ज्यादा है? CO2। और बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन के लिए CO2 चाहिए। हाँ, CO2 क्या करो लाइट रिएक्शन में? हाँ, मारी खाओगी क्या? अभी अभी तुरंत का सवाल करा के आ रहे हैं। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इनको लाइट रिएक्शन। वाह, लाइट रिएक्शन के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए। अबे लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको ऑक्सीजन क्या करना है? हाँ? पानी चाहिए। क्यों? वाटर स्प्लिटिंग, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। बड़े मासूम बच्चे हैं। क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए, तो क्या चाहिए? CD कह दिया है क्या?
सेकेंड ऑप्शन। Which of the following product diffuse out of chloroplast during photosynthesis? कौन सी चीज क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाती है? ऑक्सीजन निकल जाती है, ये बाहर निकल गई। बाकी NADPH और ATP ये लाइट रिएक्शन में बने और डार्क में यूज हो गए। हाँ हाँ, दिख नहीं रहा, एग्जाम में भी नहीं दिखेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। बताओ ये नीट का ही तो सवाल है, घर में तो हम बना नहीं रहे अपने। बताओ ए क्या है? मतलब ये आंख बंद करके भी दिखाई दे। ये क्या है और ये क्या है? बता तो ले रहे हो, और क्या चाहिए? सिंथेसिस ऑफ ATP लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज। अबे केमिया ऑस्मोटिक, एक ही तो हाइपोथेसिस है। दिस इज, और बाकी ऑप्शन देखो, कोई है सिलेबस में? हाँ ये है रेवेट कॉपर। किसने दिया था? पॉल एहरलिक ने। किस लिए? क्या बताने के लिए? सब लोग बता ही ले रहे हो, चलो बताओ क्यों दिया था पॉल एहरलिक ने इसको? क्या बताती है हाइपोथेसिस? हाँ बताओ। बायोडाइवर्सिटी की? कौन बताएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम? क्या बात कर रहे हो? इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ बता दो सीधे। हाँ चलो मंतशा बताओ। यस, इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑन इकोसिस्टम, ये बताता है। डेविड टिलमैन ने ये बताया था। क्या बताया था? कि बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है इकोसिस्टम में। उन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। इन्होंने बताया पॉल एहरलिक ने कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसको समझाने के लिए उन्होंने इकोसिस्टम, एक एयरप्लेन लिया था। एयरप्लेन को किसके कंपेरेबल माना था? इकोसिस्टम के। और जो स्पीसीज है उनको रिवेट के। और फिर कहा था कि हर पैसेंजर एक रिवेट उखाड़ना शुरू कर दे। तो रिवेट उखाड़ने का मतलब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, और स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत में एयरप्लेन पे कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो एयरप्लेन है वो वीक होता जाएगा। कहां से रिवेट निकाल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कि वो विंडो से निकाल रहे हैं, सीट से निकाल रहे हैं, कि विंग से निकाल रहे हैं, कौन सी कील उखाड़ ले रहे हैं। और अगर सीट से कील उखाड़ेंगे तो विंग की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगा। कौन सा खतरनाक है? विंग वाला ज्यादा खतरनाक है ना। चलो ये आंसर है, पता लगे ये याद कर डाले। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिवली फॉर फिक्सेशन ऑफ एवरी CO2 मॉलिक्यूल? वही सवाल, 3 और 2। C4 पाथवे। कितना टाइम लोगे? फास्फेनॉल पायरुवेट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में फास्फोग्लाइकोलेट, कि पहला वाला करोगे? ये लाइट रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? वाटर स्प्लिटिंग, फोटो रेस्पिरेशन, फास्फोग्लाइकोलेट, केल्विन साइकिल, फास्फेनॉल पायरुवेट। नहीं नहीं, मार खाओ क्या वे? हम जो बोल रहे वही बोल रहे हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट। फिर वही आ गया, फोटोकेमिकल फेज मतलब लाइट रिएक्शन। अब की बार क्या पूछा है? अच्छा, इंक्लूड क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, यूज ऑफ ATP, क्या? फॉर्मेशन ऑफ ATP, वाटर स्प्लिटिंग, कार्बोक्सिलेशन। ये दोनों काम कहां होते हैं? डार्क रिएक्शन में। तो A B D ओनली। ये तो फिर वही सवाल आ गया नीट 25 में, कर ही लोगे ना इसको तो। क्लोरोफिल A, B, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। समझदार हो गए हो तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रुबिस्को इज ट्रू? बताओ। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, बिल्कुल सही बात है। केवल अंधेरे में काम करेगा, गलत बात है ना ये।
इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन CO2। गलत, उल्टा लिखा हुआ है। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। गलत बात है। इट कैटलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। यस, तो ये हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग असर्शन रीजन। Priestley observed that a candle burning in a closed space like a bell jar soon gets extinguished and a mouse would soon suffocate in a closed space। सही बात है। He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air। सही बात है क्या? और क्या एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि मोमबत्ती इसलिए बुझ जा रही है और चूहा इसलिए मर जा रहा है क्योंकि वो एयर को बैड कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। और आज हमें पता डैमेज करने का मतलब CO2 रिलीज हो रहा है। डार्क रिएक्शन आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन से प्रोडक्ट? ATP एंड NADPH। डार्क रिएक्शन अकर इन डार्कनेस। ये तो गलत बात है ना। एंड दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। गलत बात है। तो ये सही है, गलत होगा। Within the chloroplast, proton in the stroma decrease in number, while in the lumen there is accumulation of proton. This create a proton gradient across the thylakoid membrane, as well as the measurable increase in the pH of lumen. Increase की decrease, ल्यूमेन में अगर प्रोटॉन इकट्ठे होंगे तो pH कम हो जाएगा क्योंकि pH में और हाइड्रोजन आयन में इनवर्स रिलेशन। तो किसका pH बढ़ेगा? स्ट्रोमा का pH बढ़ेगा। In the mesophyll cells, C4 acids are broken down to release CO2 and a 3 carbon molecule। कुछ तो बताओ बेटा, दो ही चीज है तुम्हारे पास, सही गलत, तो बताओ क्या है गलत? क्या गलत है? सेल गलत है। ये क्या होना चाहिए? बंडल शीथ। मेसोफिल में तो 4 कार्बन एसिड बनके ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये कहां होता है? बंडल शीथ में। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द बंडल शीथ। गलत बात है ना। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होके कहां जाता है? मेसोफिल। तो ये भी गलत, दोनों बातें गलत है। इन C3 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। हाँ, और क्या, वहां CO2 फिक्स कम होता है ना। इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को। और क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ जाती तो CO2 से ऐड नहीं हो पाती। एक्सप्लेन कर रहा है। It would be correct to call RUBP carboxylase as RUBP carboxylase oxygenase और रुबिस्को। बिल्कुल सही बात है। This enzyme has an oxygenation activity, also has an oxygenation activity। तो ये भी सही बात है। और क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? यस, कार्बोक्सिलेज तो है ही है मेन, लेकिन ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। The temperature optimum for photosynthesis of different plant also depend on the habitat they are adapted to। बिल्कुल, जैसे C4 प्लांट adapted to the dry tropical region और वहां पर टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा है और हाई टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा रखते हैं। टेम्परेट प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। गलत बात है ना ये, तो ये गलत बात हो गई। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। और बाकी पिगमेंट को क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट। In the blue and red region of spectrum where there is maximum absorption by chlorophyll A shows higher rate of photosynthesis। ये भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट क्यों है? क्योंकि जिन रीजन में वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है उन्हीं रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा, इसलिए ये मेजर या चीफ पिगमेंट है। बाकी तीन कौन है? एसेसरी। एसेसरी पिगमेंट के दो काम है, इनेबल द वाइडर वेवलेंथ और दूसरा प्रिवेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। चलिए देखो सवाल आ ही गया। एसेसरी पिगमेंट इनेबल अ वाइडर रेंज के लिए सवाल था क्या? उसमें डिसेबल लिखा हुआ था। enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis। सही बात है ना। accessory pigment also protect chlorophyll A from photooxidation। क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें। इसका रीजन क्या होता? इसका रीजन ये होता कि जिन
वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उन्हें एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां कर रहा है? ब्लू और रेड रीजन में। बाकी पिगमेंट दूसरे हिस्सों में एब्जॉर्प्शन करेंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को। PS1 एंड PS2 आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शन? नहीं। नाम किस आधार पे? डिस्कवरी के आधार। फंक्शन किसका पहले? PS2 का और फिर PS1 का। PS2 से कहां जाओगे? अभी तो याद कराया था, प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर PC प्लास्टोसाइनिन और देन PS1। Each photosystem has one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting complex called antenna। हाँ, कुछ बताओ बेटा। गलत बात है, क्या गलत है? वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्म रिएक्शन सेंटर, बाकी जितने बचे वो बनाते हैं एंटीना। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1। कुछ तो बताओ बेटा। PS2 से PS1 जाते डाउन ही तो जा रहे हैं, एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP। फिर एक डाउनहिल हो रहा है। डाउनहिल में तो दो चीजें बनती हैं, पहले डाउनहिल में ATP, दूसरे में NADPH। रिड्यूसिंग टू NADPH इज कॉल्ड द जेड स्कीम और साइक्लिक। गलत बात, बस पूरा सही था, यहां गड़बड़ हो गया है ना। बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड इन साइक्लिक, ये भी गलत बात हो गई। स्ट्रोमा लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2। बोलो, गलत बात है ना, क्या नहीं है? PS2 इसके पास नहीं है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन आल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बिलो 680 नैनोमीटर। क्या होगा? हाँ, अबो, या उसमें लिखा है बियॉन्ड, एनसीईआरटी की लाइन है बियॉन्ड, तो दोनों बातें क्या हो गई? गलत। In the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of membrane of thylakoid। सही बात है क्या? और ल्यूमेन साइड क्या है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। During proton accumulation in the lumen there is measurable decrease in the pH in the stroma। हाँ भाई, सही बात है, सुनते समझते नहीं हो। प्रोटॉन accumulation in lumen there is a measurable decrease in the pH in the stroma, तो बात तो सही है ना। अरे यार, ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, मार खाओगे अभी तुम लोग। अच्छा, तुम लोग चेक कर रहे हो, तो अभी बचाएंगे। ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट हो रहे हैं, मतलब स्ट्रोमा में कम हो रहे हैं प्रोटॉन, तो स्ट्रोमा में पीएच बढ़ जा रहा, तो ये बात कैसी हो गई? गलत हो, इंक्रीज हो जाएगा ना। अभी मार खाओगे बहुत तेज, मुझे सिखाओगे। Green plant, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs। सही बात। हर्बियोर और कार्नियोर में कौन डिपेंड है प्लांट पे? दोनों, हर्बियोर राइटली और कार्नियोर। और सारे जीव किस पे निर्भर है? सनलाइट पे। सारे जीव प्लांट पर निर्भर है भाई। The use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, वहां प्लांट की बात हो रही है, यहाँ सनलाइट की बात हो रही है, कोई मतलब नहीं है। Plants that are adapted to dry tropical region have C4 pathway। Though these plants have C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसको? नहीं कर रहा। वो पूछ रहा कहाँ है अडॉप्टेड और यहाँ का मेन पाथवे कौन सा है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। सही बात है ना, ये कह रहे कि फोटोसिंथेसिस को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं इसकी जानकारी होना जरूरी है, तभी तो हमने आखिरी में टॉपिक पढ़ा था। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट। एक्सप्लेन कर रहा है क्या? यस, एक्सप्लेन कर रहा है।
क्योंकि फैक्टर के बारे में अगर हमारी जानकारी होगी तो फिर जो हमारी फसलों की पैदावार होगी हम बढ़िया कर पाएंगे। जैसे टोमेटो एंड बेल पेपर, इनकी पैदावार बढ़ाना चाहते तो क्या करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कराएंगे जहां CO2 ज्यादा, बढ़ जाएगा फोटोसिंथेसिस का रेट। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। सही बात है क्या, अरे इलेक्ट्रॉन के मूव होने से प्रोटॉन मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ये वही वाला इलेक्ट्रॉन जब जेड स्कीम में ट्रांसपोर्ट होता है, हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और उसका प्रोटॉन भी तो ले जा रहा है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज located towards the outer side of membrane transfer its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier। सही बात है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यही तो अभी बता रहे थे, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि यहां पर कौन कैरियर है, हाइड्रोजन कैरियर, और हाइड्रोजन कैरियर होने की वजह से ही तो ETS के दौरान प्रोटॉन का मूवमेंट हो जाएगा। फिर से बताएं क्या, आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को डाउनहिल मूव करना चाहता है, और जब डाउनहिल मूव होगा तो जो कैरियर हो कौन है, हाइड्रोजन कैरियर, नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर। और हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और प्रोटॉन लेगा स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में एक प्रोटॉन कम होगा। अब जब ये हाइड्रोजन पहुंचा इनर साइड, तो इनर साइड पे एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो फिर हाइड्रोजन तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और हाइड्रो प्रोटॉन कहां चला गया, ल्यूमेन में, और ये प्रोटॉन किधर का है, स्ट्रोमा का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय प्रोटॉन मेम्ब्रेन से क्रॉस ट्रांसपोर्ट होकर अंदर आ गया, वही तो लिखा है। As electron move through the photosystem, proton are transported across the membrane of thylakoid। और रीजन वही लिखा है कि the primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane transfer its electron to electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier। कुछ बात समझ में आएगी, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने की 3 तरीके उनमें से एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वाटर स्प्लिटिंग, और तीसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम की लोकेशन। ATP synthase has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane। क्या गलती बताओ, हाँ ये सही बात है क्या, एकदम बिल्कुल। ATP synthase enzyme has a channel, क्या नाम उसका, CF0, चैनल का नाम है CF0, और इसके द्वारा क्या डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन मतलब हाई से कि लो, हाई से लो मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तो डिफ्यूजन प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोटॉन पहले उधर से आए हैं ना, अबे अभी प्रोटॉन लेके आए हैं किधर से, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, अब किधर ले जा रहे हैं, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में ले जा, तो बैक कर रहे हैं ना वहां। This release enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyze formation of ATP। सही बात है, और क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, हम ही सब बताएं कि तुम लोग भी कुछ बताओगे। वहां कह रहा है कि ATP सिंथेस के पास चैनल है जिसके द्वारा प्रोटॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, और यहाँ कह रहे ATP बन रहा है, क्या दोनों का कोई लिंक है क्या, ये भी करा दें हम, चलो बताओ क्या है। दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे पता लगाते हैं, रेट का पता कैसे लगाते हैं, मतलब क्या इन रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ज्यादा कैसे पता चला, हाँ, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के रेट का पता लगाने के लिए ऑक्सीजन रिलीज का यूज करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, और तभी तो वो एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया था क्लेडोफोरा के साथ में, बैक्टीरिया एक्युमुलेट इन द ब्लू एंड रेड रीजन, तो दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो इसको बताओ, पहले तो बताओ क्या दिखाया गया, साइक्लिक दिखाया गया, तो साइक्लिक अगर है तो बताओ ये क्या है, PS1, ये क्या है
ETS, ETS ये क्या है? P700, और ये क्या हो गया? साइक्लिक। चलो इसे पहचानो। बी क्या है? मेसोफिल। ए क्या है? बंडल सीट। ई क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सी क्या है? हाँ, सी क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि इसके बाद देखो CO2 बन रहा है और C3 एसिड, फिर ट्रांसपोर्ट होकर C3 एसिड, और यहाँ क्या होगा? रीजनरेशन। चलो ये बताओ, ये क्या फिगर शो कर रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल, ए बी सब तो दिखा दिया इसमें। ऑल हो जाएगा? वाह, सब तो लिख भी दिया इसमें। वैसे सब लिखा नहीं होना चाहिए था ना। ऑल हो जाएगा। बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाँ, बेल्जार, प्रिस्ले। और प्रिस्ले ने ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया था इन द ईयर 1774, और रियल एक्सपेरिमेंट 1770, 1770। ये क्या दिखाई दे रहा है? नॉन साइक्लिक, है ना? दिस इज जेड स्कीम, अपहिल, डाउनहिल, अपहिल, डाउनहिल। पहले डाउनहिल में ATP और दूसरे डाउनहिल में, और ये वाला रास्ता आपने याद भी कर लिया आज। ये तो सवाल भी अभी आया था, इसमें था ना एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसमें, है ना? मैचिंग में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। और ये जो थोड़े बड़े डॉट हैं क्या है? लिपिड ड्रॉपलेट। ये वाला स्टार्च, और ये सब तो ग्रेना दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो छोटे वाले हैं ये राइबोसोम, और डायग्राम याद होना चाहिए। चलो बताओ एक्स क्या है? हाँ, PS2। और वाई क्या है? सवाल पूछा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेटेड विद। PS2 मतलब एक्स, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इन द गिवन फिगर विच लेटर रिप्रेजेंट द लाइट सैचुरेशन पॉइंट। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? पॉइंट का मतलब समझते हो क्या? चलो बताओ सी क्या है? लाइट इज लिमिटिंग की नॉट लिमिटिंग? नॉट लिमिटिंग। ए क्या है? लाइट इज लिमिटिंग। बी का पहला आधा पार्ट लाइट इज लिमिटिंग, और आखिरी आधा पार्ट नॉट लिमिटिंग। और ई क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस। तो डी क्या है? सैचुरेशन। क्योंकि इस पॉइंट के बाद आप लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओगे, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। तो सैचुरेशन कहां पे आ गया? डी पर। तो डी इज द लाइट सैचुरेशन पॉइंट। डी दिया है नंबर 3 में। ये तो बता ही लोगे। बताओ बी क्या है? कार्बोक्सिलेशन। सी क्या है? और ए क्या है? क्या रिवाइज करोगे तुम लोग? मॉलिक्यूलर बोला था ना मैंने। फिर क्या हो, क्या पढ़ के तुम लोग बोला करो यार तुम लोग। करा दें कुछ रिवीजन? मॉलिक्यूलर करा दें क्या पहले? मॉलिक्यूलर में न्यूक्लियोटाइड का नंबर 5x174 में 5386, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502, ई कोलाई में 4.6 मिलियन, ह्यूमन में 6.6 बिलियन। DNA was discovered by फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1869। न्यूक्लियन टर्म किसने दिया? मिशन ने ही तो दिया था। और वायरस टर्म, और लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कितनी चीजों से बना है? क्रोमैटिन कितनी तरह का? लूजली पैक, लाइट स्टैंड, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया? इन द ईयर किस पे एक्सपेरिमेंट किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कितने स्ट्रेन? 2। कौन सा वायरुलेंट है? बायोकेमिकल नेचर का पता चला कि नहीं चला? किसने पता लगाया? कब से कब तक? 1933 से 1944 तक। और उन्होंने प्रोटीएज का यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट RNA से
डीएनए से, मतलब डीएनए इज द, लेकिन सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? इन द ईयर 1950 तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेज। कितने पार्ट हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। P32 का यूज करने से क्या पता चला? डीएनए इज द, और S35 से प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया? क्रिक ने। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। सेमी कंजर्वेटिव स्कीम वाज गिवन बाय इन द ईयर 1953। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कब दिया? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किस पे बेस्ड था? नंबर 1, एक्सरे डिफ्रैक्शन गिवन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, आल्सो बेस्ड ऑन चारगाफुल कहता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन बराबर है एडेनिन, थाइमिन के ग्वानिन, साइटोसिन के। डबल हेलिकल मॉडल के नोबेल प्राइज कितने लोगों को? 3। कौन? वाटसन, क्रिक, विल्किंस इन द ईयर 1962। 1961 का नोबेल प्राइज मेलविन कैल्विन। 1945 का फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरी को। फ्लेमिंग को किस लिए? पेनिसिलिन की खोज के लिए, और चेन और फ्लोरी को इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए। पहली बार किसके लिए यूज किया गया था? अमेरिकन सोल्जर के लिए, वोंडेड इन वर्ल्ड वॉर। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोट में कब प्रूफ किया गया? 1958। किसके द्वारा? मिजेल्सन स्टॉल। और यूकैरियोट में टेलर इन द ईयर 1958। कौन सा मटेरियल लिया था? विसिया फाबा। और यूज किया था उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया? ई कोलाई पर। और उन्होंने यूज किया था अमोनियम क्लोराइड N15। N15 रेडियो एक्टिव है कि हैवी है? हैवी हो जाएगा, है ना। और उन्होंने जो टेक्निक यूज की उसका नाम था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कितने क्राइटेरिया? पहला, रेप्लिका। दूसरा, तीसरा, म्यूटेशन। चौथा, तो स्टेबिलिटी किसकी अच्छी? डीएनए की। एक्सप्रेशन में कौन बढ़िया है? म्यूटेशन में, ट्रांसमिशन में, स्टोरेज में। पहला जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए किससे विकसित हुआ? थ्रू द केमिकल मॉडिफिकेशन। रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज D3P। ट्रांसक्रिप्शन का एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज DDRP। और एक एंजाइम ट्रांसलेशन में कौन सा? राइबोजाइम 23S rRNA। किसमें? प्रोकैरियोट में। किस काम के लिए? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। D3P किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 to 3। और इस वजह से लैगिंग पे डिसकंटिन्यूअस, अभी 3 to 5 करेंगे तुमको हम, इसलिए लैगिंग पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है और लीडिंग पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रही। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, लीडिंग की पोलैरिटी, लीडिंग की, लैगिंग की, टेम्पलेट की, कोडिंग की, मैसेंजर आरएनए, एंटीकोडॉन। 3 to 5 उल्टा करते हैं एंटीकोडॉन में, क्योंकि mRNA इज कोडॉन तो उधर एंटीकोडॉन। क्या रेप्लिकेशन की शुरुआत प्रोकैरियोट में कहीं से भी हो जाती है? कहां से होती है? ओराई। ओराई इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओराई से रेप्लिकेशन शुरू होता है और क्या कंट्रोल करता है? कॉपी नंबर को भी ये कंट्रोल करता है। किसका डुअल फंक्शन एप्लीकेशन में? रेप्लिकेशन में मार खाओगे क्या अभी? डीएनटीपी। डीएनटीपी एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी, है ना। और ये जो D3P है बहुत फास्ट एंजाइम है। ई कोलाई में रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट। तो स्पीड कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। और सेल डिवीजन का टाइम 20 मिनट। ईस्ट में 90 मिनट। ह्यूमन में 24 घंटे की ड्यूरेशन हो जाएगी।
रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है कि सेगमेंट का? पूरे डीएनए का होता है। और एक स्ट्रैंड का कि दोनों का? दोनों स्ट्रैंड का। जो 3 से 5 है वो लीडिंग, और जो 5 से 3 है वो लैगिंग हो जाएगा। लैगिंग पे जो हाँ ओकाजाकी बनेंगे और उनको कौन जोड़ देगा? ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड का कि दोनों का? क्या नाम उसका? टेम्पलेट। और इसका नहीं होगा वो पूरे डीएनए का कि सेगमेंट का? द सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट? पहला, दूसरा, तीसरा। मोनोसिस्टोनिक जीन कहाँ है? और पॉलीसिस्टोनिक? स्प्लिट जीन कहाँ है? स्प्लिट जीन में एक्सॉन है कि इंट्रॉन? कोडिंग कौन है? नॉन कोडिंग। प्रोमोटर किस प्राइम पे है? किसके? टर्मिनेटर किधर है? 3 प्राइम पे हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन में एक्चुअली कौन यूज हो रहा है? टेम्पलेट। कोडिंग स्टैंड यूज नहीं हो रहा। एग्जाम में आंसर हम दोनों से कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कितने फेज हैं? 3। पहला इनिशिएशन, दूसरा मेरा खून खौल जाता है एकदम, और तीसरा प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में कितनी फेज? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर? और टर्मिनेशन के लिए? प्रोकैरियोट में कितनी तरह के आरएनए? एक तरह का आरएनए। तुमको अभी हम कितने आरएनए? एम आर टी। और तीनों आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज एक। यूकैरियोट में कम से कम 3। ई के लिए 3, आर के लिए 1, HN, SN, 5S, हाँ 5.8S, 18S, 28S। और स्प्लिट जीन की वजह से जो यूकैरियोट है यहां पर बनेगा HN। HN उसी से तो बन रहा है। और HN को mRNA में कन्वर्ट कराने के लिए क्या करने? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कितने पार्ट में? पहला स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में किसको हटाएंगे? इंट्रॉन को हटाएंगे, एक्सॉन को जोड़ देंगे। दूसरा कैपिंग, किधर? किसकी? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और तीसरा टेलिंग, किधर? 3 प्राइम पे। किसकी? पॉली एडेनाइलेट रेजिड्यू। कितने? 200 से 300 इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और सेवरो का एंजाइम इंडिपेंडेंट, और DDRP डिपेंडेंट, और D3P डिपेंडेंट। यानी जो डीएनए नाम ही डिपेंडेंट है, वैसे दिमाग लगा लो क्यों डिपेंडेंट कह ही रहा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सेवरो का दूसरा नाम बताओ? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। और टेलिंग भी कैसे हो रही है? इंडिपेंडेंट मैनर में। हिस्टोन प्रोटीन किस अमीनो एसिड में रिच है? बेसिक कौन? आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन में रिच होती हैं। और जब ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप करता तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। हमारी सेल में कितने न्यूक्लियोसोम? 33 मिलियन। क्या पूरे एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है? जिसका होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल यूनिट। ट्रांसलेशनल यूनिट के कितने पार्ट? 3। पहला स्टार्ट कोडॉन, दूसरा कोड, तीसरा स्टॉप कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप के बाद का पार्ट यूटीआर 5 पे कि 3 पे? 5 प्राइम मतलब बिफोर स्टार्ट कोडॉन, और 3 प्राइम मतलब आफ्टर स्टार्ट कोडॉन। और यहां पर फर्स्ट फेज क्या है? चार्जिंग। और पहला स्टेप क्या है? हाँ, बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद mRNA। यूटीआर यूटीआर जो अनट्रांसलेटेड रीजन उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यूकैरियोट में रेगुलेशन के कितने लेवल हैं? 4। पहला
ट्रांसक्रिप्शनल, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा ट्रांसपोर्ट और चौथा ट्रांसलेशनल। प्रोकैरियोट में प्रीडोमिनेंट साइट इज द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। लैक ओपेरॉन गिवन बाय जैकब एंड मोनोड, किसमें दिया गया? ई कोलाई में। लैक का मतलब लैक्टोज, आई मतलब हाँ रेगुलेटरी जीन, किसको कोड करता है? रिप्रेशर प्रोटीन को। जेड कोड फॉर वाई ए। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज या ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर। लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल की रिप्रेसिबल, दोनों कौन बता रहा है? दिस इज इंड्यूसिबल, पॉजिटिव की निगेटिव, दोनों। पॉजिटिव किसके हिसाब से? इंड्यूसर के हिसाब से। निगेटिव किसके हिसाब से? रिप्रेशर प्रोटीन। अगर इंड्यूसर सेल में तो लैक ओपेरॉन ऑन की ऑफ? ऑन। और नहीं है तो ये एक ऐसा ओपेरॉन है जहां पर सबस्ट्रेट डिसाइड करता है कि उसको ब्रेक करने वाला एंजाइम बनेगा कि नहीं बनेगा। कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सबस्ट्रेट इज द लैक्टोज, और लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। एजीपी को लॉन्च किया गया कितने साल का? कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। लेकिन पहले क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग मई 2006 में। कितने क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई? 24, जिसमें 22 एक, दूसरा सबसे ज्यादा जीन 1 पे कितने? 2, 9, 6, 8। सबसे कम वाई पे कितने? 231। टोटल कितने जीन? 30,000। एवरेज जीन में कितने बेस? 3,000। सबसे बड़ा जीन कितने बेस? 2.4 मिलियन। स्निप्स की लोकेशन 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन। कितने परसेंट जीन का काम नहीं पता है? 50% से ज्यादा। कितना परसेंट जीनोम प्रोटीन को कोड करता है? लेस देन 2%। बड़े जल्दी में हो क्या? कहीं जाना है क्या? हाँ? डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने डेवलप किया? एलेक्स जेफरी। पीसीआर टेक्निक कैरी मुलिस। पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। कितने स्टेप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। वीएनटीआर का साइज कितना है? 0.1 to 20 kb, किलो बेस, किलो बेस। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन polymorphism. Polymorphism is the variation at genetic level. Polymorphism arises due to the mutations. म्यूटेशन की वजह से अराइज करता है। जेनेटिक को ट्रिपलेट होता किसने बताया? जॉर्ज गैमो। किसने प्रूफ किया? हरगोविंद खुराना एंड मार्शल निरेनबर्ग। कितने कोड हैं? कितने कोड हैं? 64 कोड हैं। कितने अमीनो एसिड को कोड करते हैं? 61। कितने कोड नहीं करते हैं? क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। कौन से हैं? यू ए यू ए जी यू जी ए। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए। दिस इज स्पेसिफिक एंड अनअम्बिगुअस। एक अमीनो एसिड के लिए ज्यादा कोडॉन, दिस इज कॉल्ड डिजेनरेसी। डुअल फंक्शन किसका? एयूजी का कोड फॉर द एंड आल्सो एक्ट एज स्टार्ट कोडॉन है। कोडॉन आर नियरली यूनिवर्सल। यू कोड फॉर द फ्रॉम द बैक्टीरिया टू ह्यूमन, बट सम एक्सेप्शन आर फाउंड इन प्रोटोजोआ एंड माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में पाया जाएगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर टीआरएनए का इन्वर्टेड एल, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ। स्टार्च का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल, और सेलुलोज में ऐसे हेलिक्स, इसलिए आयोडीन टेस्ट नहीं देता। यूनिवर्स की ओरिजिन 13.8, अर्थ 4.5, लाइफ नॉन सेलुलर लाइफ, सेलुलर लाइफ, इनवर्टिब्रेट, साइक्लोस्टोम 350, फर्स्ट वर्टिब्रेट
वही 350 पे साइक्लोस्टोम की बात करें दोबारा, बस सीक्वेंस याद किए हैं बस। सीवीड, फ्यू प्लांट, वही फिर से पूछ रहे हैं। सीवीड एंड फ्यू प्लांट आर अपीयर 320 माया। डायनासोर 65 माया। क्या डायनासोर क्या पैदा हुए थे? एक्सटिंक्ट हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्या हुआ डायनासोर का? क्लाइमेटिक चेंज एंड मोस्ट ऑफ इवॉल्व इनटू बर्ड्स, है ना। चलो हायरार्की बताओ रामापिथेकस से, ऑस्ट्रेलो से, होमो हैबिलिस से, इरेक्टस से, निएंडरथल से, क्रोमैग्नन से, मॉडर्न मैन। तो रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस कितने माया? यही नहीं याद कर पा रहे हो। 15 माया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया। होमो इरेक्टस 1.5 माया। निएंडरथल 1 लाख से 40,000। मॉडर्न मैन 75,000 से 10,000। आइस एज 75,000 से 10,000। वही सेम। मॉडर्न मैन पूछे या आइस एज पूछे, तो सीक्वेंस चलेंगे हम। और एग्रीकल्चर और क्यों पेंटिंग, क्यों पेंटिंग कहाँ बनाए गए? भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सवाल में शायद रायपुर लिखा हो, तो ध्यान से पढ़ना, ये नहीं आधा अधूरा पढ़ के फिर लगा के चले आ रहे हैं। हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दूसरा, तीसरा रिकॉम्बिनेशन, चौथा, पांचवा 2 पीक बन रही तो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, और पीक गेट हायर एंड नैरोअर। बिस्टन बेटुलेरिया कौन सा केस है? हाँ हाँ, क्या नहीं पूछ रहे, इन तीनों में कौन सा केस है? डायरेक्शनल है, डिसरप्शन है, स्टेबलाइजेशन है? कौन सा है? डायरेक्शनल। 1850 में कौन ज्यादा था? वाइट विंग। 1920 में डार्विन ज्यादा हो गया। पोल्यूशन इंडिकेटर कौन है? पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। एनालॉगी विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। एनालॉगी वर्टिब्रेट हार्ट, वर्टिब्रेट ब्रेन, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ वेल बैट चीता में, टेंडिल एंड थॉर्न। किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलिबर्ट। फंक्शन एक जैसा कि अलग अलग? टेंडिल का काम क्लाइंबिंग सपोर्ट, थॉर्न का काम प्रोटेक्शन में हेल्प करना होगा। जिराफ का एग्जाम्पल किसने लिया था? लेमार्क के द्वारा लिया गया। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, लेमार्क नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के जैसा और एक्सपेरिमेंट किसने किया? कौन से? अल्फ्रेड वेलेस। कहां रिसर्च किया था? मलय आर्क पहले को। याद आ रहा है कुछ? की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी? हाँ, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन की कॉन्सेप्ट। एंड एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी इज द, डार्विन किससे इन्फ्लुएंस थे? माल्थस ने किस पे काम किया? पॉपुलेशन। पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर डब्ल्यू डजियन, और दूसरा तुम लोग बताओ। सीएन रामाचंद्रन। और तो सवाल भी तुम लोग बता दे रहे हो। कौन सा? लाइनस पॉलिंग किस पे काम कर रहे थे? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट पे काम कर रहे थे। साहीवाल काऊ कहां डेवलप की गई? कैसे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन से। हमारे पूर्वज कब से जानते थे? अभी 10,000 बता रहे हैं। 8,000 से 1,000। फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने किस पे रिसर्च किया? साइंटिफिक नेम। कितने साल, कब से कब तक? 1856 से 1800। नियम कब पब्लिश किया? 1800।
एमटीपी एक्ट 1971, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, वायरस की डिस्कवरी 1892, बिजरिंग एक्सपेरिमेंट 1890, स्टैनली एक्सपेरिमेंट 1930, फाइब्रोलॉजी बॉडी डिस्कवरी 1890, ए ट्राइबोसोम डिस्कवरी 1950, 3 DNA का डबल हेलिकल मॉडल 1950, मिलर एक्सपेरिमेंट 1950, थिंकिंग एक्सपेरिमेंट 1890, एक्स बॉडी टर्म किसने दिया? हाँ, थिंकिंग नहीं दिया था ना। कहाँ थे हम लोग? इधर। अच्छा, मेंडल में थे हम लोग। वापस आते। मेंडल ने कितने करेक्टर लिए? स्टेम बेस, हाइट बेस, कलर बेस, कलर बेस 3, सीड बेस, फ्लावर बेस, पॉड बेस, टोटल कलर, कलर बेस। मेंडल के नियमों को कब रीडिस्कवर किया गया? कितने साइंटिस्ट? पहले ह्यूगो डेवरीज, दूसरे कार्ल कोरेंस, तीसरे ह्यूगो डेवरीज ने और क्या पता लगाया? म्यूटेशन। किसमें? एवनिम प्रिमरोज, ओइनोथेरा। उन्होंने एक टर्म दिया था, कौन सा? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन इज द सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे कितने नियम दिए गए? पहला, दूसरा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ डोमिनेंस में कितने एक्सेप्शन? पहला, दूसरा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक कौन सा? लिंकेज। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल स्नैपड्रैगन या ड्रॉप फ्लावर या एंटी राइनम। जो F1 हो कैसे, जो पेरेंट हो कैसे हैं? रेड एंड व्हाइट। और F1 कैसा? अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह है तो किसी की तरह नहीं है, इनकम्प्लीट। दोनों की तरह है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम है। कितना? 1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कारण नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस, है ना। और एक्चुअली एबी है, वो तो एबीओ सिस्टम कहते हैं, लेकिन एबीओ सिस्टम डोमिनेंस भी शो कर रहा है, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील। एबीओ सिस्टम को कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? एक कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 9 पे है। अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर, बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11, एंड आई जीन 9। आई जीन के कितने एलील? एक पर्सन में मैक्सिमम। तो मल्टीपल एलील के लिए पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ेंगे। तो एबीओ सिस्टम में कितने जीन, कितने एलील, कितने जीनोटाइप? 6। कितने फिनोटाइप? 4 होंगे। बी जीन को अगर हम देखें, कौन सा जीन? बी जीन। तो बी जीन सीड शेप के हिसाब से डोमिनेंस और स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। याद आ रहा है वो केस? लिंकेज किसने, लिंकेज का किसने बताया? जेनेटिक मैप किसने बनाया? अल्फ्रेड स्टर्टी वेंट। वाई और डब्ल्यू के बीच की दूरी 1.3 सेंटीमॉर्गन, डब्ल्यू और एम के बीच 37.2 सेंटीमॉर्गन, और जो डिस्टेंस होती है रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज भी होता है। याद आ रहा है? अच्छा, यहां पर मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला में मेल में बॉडी कलर, आई कलर, फीमेल का बॉडी येलो और आई कलर, यानी मेल इज ब्राउन बॉडीड रेड आइड एंड फीमेल इज येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड। लाइफ स्पैन कितने? 14 डेज, यानी 2 वीक की लाइफ स्पैन है। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करा सकते हैं।
मेल और फीमेल आसानी से डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती। बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन है जिनको लो पावर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन की कितनी मैकेनिज्म? पहला, एक्सो, दूसरा, तीसरा, चौथा, हनी बी में कौन सी? बर्ड में नियोफ्रॉन, स्ट्रुथियो, मकाका। कैसे बताएं? कैसे एक्सवाई पता चला? मैमल्स, क्योंकि मंकी है। क्योंकि वो मैमल है। और मैमल में कौन सा तरीका? ग्रास हॉपर में एक्सओ, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, एक्सो ड्रोसोफिला। एक्सओ में मेल हेट्रोगैमेटी की फीमेल मेल। एक्स वाई में ये क्या बता रहा है? जेडब्ल्यू में हाँ फीमेल हेट्रोगैमेटी, और जो हेट्रोगैमेटिक होगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिग्री एनालिसिस में मेल को कैसे शो करते हैं? बर्फी से। अपने बारे में भूल जा रहे हो। स्क्वायर से। फीमेल को सर्कल से। और एक लाइन से जोड़ दिया तो, और दो लाइन तो कंसेंजीनियस मेटिंग, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। बच्चों का क्रम किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट। ऐसी बीमारियां जो जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने, जेनेटिक डिसऑर्डर। कितने तरह के? पहला, दूसरा, मेंडेलियन डिसऑर्डर का कारण सिंगल जीन। और ये तीन तरह के हमने पढ़े हैं। एक है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव। एग्जाम्पल बताओ। ऑटोसोमल रिसेसिव में थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में दो हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर पापा से किसको जाएगा? लड़के को कि लड़की को? कोई मम्मी बता रहा है। इसीलिए ऑप्शन दिए जाते हैं। लड़के की लड़की को? हा? लड़की को। और मम्मी से? दोनों को। माँ कोई भेदभाव? यानी गर्ल रिसीव डिजीज फ्रॉम, फिर गोबर हो गए, दोनों से। एंड बॉय रिसीव डिजीज ओनली फ्रॉम। एक सेक्स लिंक होने की संभावना किसमें ज्यादा? मेल में कि फीमेल में? मेल में ज्यादा संभावना है। जैसे वो आपने देखा कौन सी बीमारी थी, कलर ब्लाइंडनेस, मेल में, और फीमेल में 0.4%। अब जैसे हम कहें कि फिनाइलकेटोन्यूरिया होने की संभावना मेल में ज्यादा कि फीमेल में? बराबर है, क्योंकि वो कैसी बीमारी है? ऑटोसोमल। और ऑटोसोम तो एक जैसे हैं और सेम नंबर में भी है ना। दोनों में कितने कितने हैं? 44-44। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं उनकी संभावना बराबर है। जैसे हमने कहा कि डाउन सिंड्रोम मेल में कि फीमेल में? दोनों में। किसमें ज्यादा चांस? बराबर है। क्लाइनफेल्टर केवल मेल की बीमारी, और टर्नर केवल फीमेल की बीमारी हो जाएगी। फिनाइलकेटोन्यूरिया में नॉर्मल कंडीशन आपने पढ़ा था, फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और इस एंजाइम को बनाने वाला एक जीन होगा, और जीन जो है हमारे पास, अगर उस जीन में म्यूटेशन हो गया तो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड दैट एक्युमुलेटेड इन एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। और मेंटल रिटार्डेशन कहाँ है? डाउन में। और क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म में भी हो रहा है। तो तीन जगह मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर आपने देखा रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन।
क्योंकि जो टायरोसिन है उसी से आगे चल के मेलेनिन बनता है। तो अगर टायरोसिन ही नहीं बना तो मेलेनिन नहीं बनेगा, और मेलेनिन ही तो कलर देता है। तो यानी यहां पर एक ही जीन से कई फैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं। दिस इज द प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, व्हेन वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर प्लियोट्रॉपी, एंड व्हेन मेनी जीन कंट्रोल कैरेक्टर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। का एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। ह्यूमन स्किन कलर को कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? 3। कितने अलील? 6 अलील। आपके पास कितने अलील उसके? 6 हैं। 6 के 6 हैं अलील आपके पास। और यहां पर 2 बातें ध्यान रखनी होती। पहली बात, इफेक्ट ऑफ अलील इज एडिटिव, और दूसरा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण का प्रभाव भी यहां पर पड़ता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें 2 सिचुएशन है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ segregation of chromatid, and polyploidy failure of cytokinesis after karyokinesis. But polyploidy generally seen in plant। कहाँ? टैपिटम पॉलीप्लॉइडी शो करता है। और एन्यूप्लॉइडी में फिर 2 केस, 2n-1 is and 2n+1 is ट्राइसोमी। का एग्जांपल डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम। मोनोसोमिक टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 + X0, टोटल क्रोमोसोम 45। ओवरी कैसी हैं? रूडिमेंट्री ओवरी हो जाएंगी, यानी ओवरी का विकास नहीं हुआ, तो फिर एग प्रोड्यूस नहीं होंगे, यानी स्टेराइल। क्लाइनफेल्टर में पूरा मेल की तरह का डेवलपमेंट, लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर भी डेवलप हो गए, जैसे गायनिकोमैस्टिया। डाउन सिंड्रोम को पहली बार डिस्क्राइब किया गया लैंगडन डाउन इन द ईयर 1866। और इसमें सिम्टम तो बहुत सारे याद होंगे, जैसे पार्शियली ओपन माउथ, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, फिजिकल मेंटल साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, पाम क्रीज, फ्लैट बैक ऑफ हेड, फ्लैट फेस ऑफ हेड, स्मॉल राउंड हेड। बहुत सारे सिम्टम है यहाँ पर, और 1-2 सिम्टम से आप पहचान कर लोगे जिस तरह के सिम्टम वहां पर दिए जाते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 4। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड, चौथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल में मेल में एसेसरी डक्ट में पहला रेटिटेस्टिस, दूसरा, तीसरा, चौथा वास डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द seminal vesicle and open into the urethra as ejaculatory duct, और urethra के external opening is urethral meatus। accessory gland कितनी? 3। कल सवाल आया भी था उस सीक्वेंस वाला, और वो कराया भी था पहले। कौन सा? पहला seminal vesicle, prostate, vulvourethral। कौन अनपेयर्ड है? प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज। एसेसरी डक्ट कितने? 3। पहला फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर है नहीं, एक नाम बताया था, कौन सा? बर्थोलिन। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया कितने? नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा, तीसरा लेबिया माइनर, चौथा और पांचवा यूट्रस की वॉल में कितनी लेयर है? सबसे बाहर, मिडिल, इनर। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट? जो ओवरी के पास है इनफंडिबुलम, दूसरा, तीसरा वाइडेस्ट पार्ट एम्पुला। मेमरी ग्लैंड किस मसल के ऊपर लोकेटेड है? पेक्टोरालिस मेजर। यहां मिल्क सिक्रीट करने वाली सेल एल्वेलाई। एल्वेलाई किसके अंदर है? मेमरी लोब। कितने मेमरी लोब? 15 से 20। एल्वेलाई से मिल्क कहां जाएगा? मेमरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से डक्ट, डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट। ह्यूमन स्पर्म के कितने पार्ट? 4। पहले इनके 3 ही बचे हैं। टेल का क्या किए? चलो पहला पार्ट
हेड दूसरा, नेक तीसरा, इधर ध्यान दो चाचा, चौथा टेल। एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 से 300 मिलियन। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% में नॉर्मल शेप और साइज, और 40% विगरस मोर्टेलिटी। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होते हैं? मिडिल पीस के अंदर एक्रोसोम, हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड के अंदर मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? टेल मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब से होती है? प्यूबर्टी पर। और oogenesis अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर क्यों स्टार्ट होता है? जीएनआरएच का लेवल बढ़ने से। जीएनआरएच कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से निकल किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराता है? गोनाडोट्रोपिन्स। कितने? 2, एलएच एंड एलएच एक्ट ऑन द। और लिडिक सेल से एंड्रोजन, और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल से सम फैक्टर दैट कंट्रोल स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी? 2। कितने स्पर्म? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? 2। एक सेकेंडरी उस साइट से कितने? और एक प्राइमरी साइट से एक ही बनेगा। पहला मियोटिक डिवीजन oogenesis में कब कंप्लीट होता है? जस्ट बिफोर द ओवुलेशन। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है? एम्पुलरी रीजन। और अगर एम्पुला में स्पर्म एक साथ पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, और इसलिए हर कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती है। अच्छा, एक तो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोजेनेसिस वाला। मैं सवाल पूछूंगा, आपको मंथ बताना है, ठीक है? पहला मूवमेंट 5th हार्ट, फर्स्ट लिम्स एंड डिजिट। मोस्ट ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम, limbs and external genitalia well developed, eyelashes, eyelid, appearance of hair on head। हाँ, 5th पूरी बॉडी पर हेयर आ गए, बता दिया आप लोगों ने। कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी ज्यादा है? आईजी। और एलर्जी में आईजी ई का रोल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने हैं? 6। पहला नेचुरल, दूसरा बैरियर, तीसरा, चौथा, पांचवा इंजेक्टेबल या इम्प्लांट, और छठा सर्जिकल या स्टरलाइजेशन। नेचुरल कितने? पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया। मैक्सिमम कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। फर्टाइल पीरियड 10 से 17 दिन का। बैरियर कितने? 4 बैरियर। पहला कंडोम्स, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, डायफ्राम। कंडोम मेल के लिए कि फीमेल के लिए? बाकी 3 तरीके फीमेल के लिए। मेल कंडोम कवर पेनिस, फीमेल कंडोम कवर सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्वाइकल वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायफ्राम कवर सर्विक्स को कवर करते हैं। कंडोम आर डिस्पोजेबल, और बाकी तीनों रियूजेबल होते हैं, है ना? और कंडोम्स एसटीआई से बचाते हैं, और इसलिए पिछले कुछ वर्षों में इनका प्रचलन बढ़ गया है। तीसरा हमारे पास है तरीका आईयूडीज, बहुत पूछा जा रहा है। आईयूडी कितनी तरह की? पहला नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग, तीसरा हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लो, कॉपर, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग LNG 20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट। आयोडीन इंक्रीजेस फाइगोसाइटोसिस। कॉपर आयन suppress sperm motility and fertilizing capacity. Hormone releasing IUD make uterus unsuitable for implantation. और सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को कौन चेंज करता है? OCPs. OCPs inhibit ovulation and implantation and also
also alter the quality of the cervical mucus to prevent entry of sperm through the cervix। और ओसीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओसीपी में एक वंस अ वीक पिल भी है। कौन सा? कहां बनाई गई? सीडीआरआई लखनऊ में, वंस अ वीक पिल और नॉन स्टेरॉयडल। तो साइड इफेक्ट बहुत और कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बहुत ज्यादा। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट। अच्छा, ओसीपी में क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोजन एलॉन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। और इंजेक्टेबल और इम्प्लांट में भी यही होता है, बस उनके इफेक्टिव पीरियड ज्यादा है, कई महीने या कई साल। इन कॉम्बिनेशन यही रखा जाता है वहां पर। ठीक है, अब यहां पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कितने घंटे में? 72 घंटे में। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में 3 चीजें। नंबर 1 प्रोजेस्ट्रोजन एलॉन, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, आईयूडी। इन 3 में किसी का भी यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड मेल के लिए कि फीमेल के लिए? मेल में वैसेक्टमी और फीमेल में सर्जिकल मेथड क्या करता है? ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। एमटीपी एक्ट कब आया? 1971। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। कौन से एसटीआई जिनका इलाज नहीं है? HIV, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज। किस एज ग्रुप में स्टे होने की संभावना ज्यादा है? 15 से 24 साल। 15 से 24 साल। एडोलसेंट पीरियड 12 से 18 साल हो जाएगा। एआरटी में कितनी टेक्निक बताई गई? 5। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ईटी, तीसरा गिफ्ट, चौथा वाह ICSI, और पांचवा एआई। एआई किसके लिए यूज करते हैं? ऐसा मेल जो इंसेमिनेट ना कर पा रहा हो या स्पर्म काउंट बहुत कम हो, उसमें क्या यूज करते हैं? एआई। और एआई में जो सीमेन है वो कलेक्ट करते हैं और कहां ट्रांसफर करते हैं? वेजाइना या यूट्रस में। वेजाइना में IVI और IUI। ईटी के कितने तरीके? तो पहला जिफ्ट और दूसरा IUT। तो जिफ्ट में जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस अप टू 8 सेल स्टेज, और 8 से ज्यादा सेल हैं तो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर करते हैं। IUT का तरीका यूज करते हैं। ठीक, इतना ही रखें आज। कल क्या रिवाइज करोगे? हाँ, बायोटेक कर लेते हैं और SRFP कर लेते हैं, और टाइम मिलेगा तो 10 सेल भी करा देंगे। कल चैप्टर है कौन सा? रेस्पिरेशन। हाँ, छोटा ही चैप्टर है कल तो, रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक, कल मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।